आज के आपके करंट अफेयर्स 3 जून 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और ये पूरा करंट अफेयर क्या है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन के लिए और बाकी इंडिया के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्पेसिफाई की हुई हैं। हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ ऑफिशियल जो ऑफिशियल वर्क में यूज होती है वही लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। ठीक, आपकी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और पूरे इंडिया की भी होगी ओवरऑल, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करना है तो यही लैंग्वेज है, वो है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट। पर अब हुआ क्या था, देखो ये आपकी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बात हुई तो साउथ इंडिया अकेली हिंदी के ऊपर एग्री नहीं किया। तो हमने क्या किया कि देखो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो क्लॉज था, आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज का क्लॉज था उसे यही रखा कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में। पर इसके साथ साथ पहले 15 सालों के लिए 15 इयर्स के लिए आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश भी कंटिन्यू करवाई जाएगी, क्योंकि साउथ इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा था कि वो हिंदी अकेली लैंग्वेज को नहीं अलाउ करेंगे। इस कारण हमने इंग्लिश को पहले 15 सालों के लिए रखा कि चलो 15 साल में हम इंडिया के अंदर हिंदी के लिए फेवरेबल कंडीशंस डेवलप करेंगे, हिंदी को और ज्यादा ग्रो करवाएंगे और 15 साल बाद जब इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी बोल पाएंगे, हिंदी समझ पाएंगे, तो हम आपकी इंग्लिश को खत्म कर देंगे और सिर्फ हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रह जाएगी। तो आपके साल आगे 1963-64 के, ठीक है, 15 साल होने वाले आगे 63 से प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। साउथ इंडिया में फिर से प्रोटेस्ट होने लग गए कि आपके अकेली हिंदी लैंग्वेज को नहीं मानेंगे। इसलिए हमने क्या किया, एक अलग से एक्ट बनाया जिसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, 1964 का एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट के अंडर हमने इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू किया, पार्लियामेंट ने आपकी एक्ट बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस टाइम यूनियन की आपकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। इन दोनों में बस फर्क ये है, हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया की यूनियन गवर्नमेंट की एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है हिंदी। बाकी आपके जो ये एक्ट बनाया गया, इसके कारण एक्ट के थ्रू जो भी बनाया जाता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के थ्रू आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। इस एक्ट के अंडर और भी प्रोविजंस थे, जैसे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बना था, ठीक है। उसके बाद उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी बनाई गई। पर 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट हुई, बहुत सारे चेंजेस हुए। कभी भी जो हिंदी वाला कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें कभी भी कोई चेंज किया ही नहीं गया, सिर्फ इंग्लिश वाले में चेंज करके उसे पब्लिश किया जाता था। तो हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन तो आउटडेटेड हो गया। तो ये एक्ट ने इस चीज को भी मान्यता दी कि आज से इंग्लिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर हिंदी वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाएगा और हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ट्रांसलेशन के साथ टाइम टू टाइम पब्लिश किया जाएगा। तो और इसकी वर्डिंग सेम रहे, इसे इंश्योर करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। देखो प्रेसिडेंट ओवरऑल मतलब प्रेसिडेंट का नाम लिख देते हैं, पर प्रेसिडेंट का मतलब है सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो एड ऑफ एडवाइस पे काम करता है अपने मंत्रियों की, तो मंत्री ही उसके लिए काम करते हैं, प्रेसिडेंट खुद नहीं काम करता। तो प्रेसिडेंट का बेसिकली रोल इसलिए लिख देते हैं कि प्रेसिडेंट का काम है कि इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज ग्रो हो, ठीक है, और ज्यादा लोग हिंदी बोलने लगे और ज्यादा हिंदी ग्रो करे, एक तो ये काम है। दूसरा, आपके हिंदी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हो वो ऑथराइज टेक्स्ट हो, उसके अंदर ट्रांसलेशन बिल्कुल सही हो। इस कारण ये सारी चीजें आपके प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, वो इंश्योर करेंगे।
अब यही सारी चीजें जो आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट और ये सारी चीजों के थ्रू हुई, इसी के कारण आपके यहां पे ये मतलब सारी चीजों के कारण आपके, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ ये दो लैंग्वेजेस तो है नहीं, हिंदी और इंग्लिश, इस कारण आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल भी इंसर्ट किया गया जिसे हम कहते हैं 8th शेड्यूल। इसके अंदर ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, अब इसके अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस है। ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। इसके अंदर इन 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं प्रेजेंट। 22 में आपकी तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, ये सारी की सारी लैंग्वेज, और भी मतलब टोटल ऐसी सारी, बंगाली, ठीक है, नेपाली, संथाली, ये सारी लैंग्वेजेस 22 में सारी आ जाते हैं, उड़िया, ठीक है। तो ये जो आपकी 22 की 22 लैंग्वेजेस हैं, इन्हें क्यों रखा गया कि देखो ये 22 लैंग्वेजेस एक तरह से इंस्पिरेशन बनेगी आपकी जो इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज प्रमोट करनी है, इनके अंदर से वोकैबुलरी और चीजों के ऊपर हम बिल्डअप करके हिंदी लैंग्वेज को और ज्यादा एनरिच करेंगे। एक तो हिंदी लैंग्वेज और ज्यादा एनरिच करेंगे और ज्यादा कलरफुल उससे बनाएंगे और लोगों को अपने वर्ड्स, अपने कल्चर का एहसास होगा तो लोग ज्यादा हिंदी को अडॉप्ट करेंगे। प्लस ये सारी लैंग्वेजेस को भी एक इंपॉर्टेंस मिल जाती है कि इंडिया के अंदर ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इन्हें एक शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का इसीलिए स्टेटस मिल गया, ठीक है। तो ये तो यूनियन लैंग्वेज की बात होगी कि हिंदी और इंग्लिश यूनियन के लेवल पे बोली जाती है, सेंटर के। अब स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्रीडम दी गई है कि स्टेट्स अपनी खुद की कोई भी एनी लैंग्वेज या लैंग्वेजेस को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। और ये जिस भी लैंग्वेज को बनाएंगे, ये तो यहाँ तो ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज के ये 22 लैंग्वेजेस में से हो सकती है और एनी अदर ऑल्सो। इन 22 के अलावा 22 जो शेड्यूल्ड में लिखी हैं, आप उनमें से भी कोई लैंग्वेज ऑफिशियल बना सकते हो, पर उसके अलावा भी अगर आप कोई ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी बनाना चाहते हो, उसे बना सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज कल आपके उत्तर प्रदेश डिक्लेयर कर दे कि फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर काउंट होगी। अब क्या पता लोग वहां पे फ्रेंच धीरे धीरे बोलने लग गए और सरकार को लगे कि हाँ फ्रेंच भी जोड़ देनी चाहिए, तो जोड़ सकते हैं, चाहे फ्रेंच आपके इन 22 लैंग्वेजेस में है या नहीं, ठीक है। तो स्टेट्स की अपनी मर्जी होती है, खुद की लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, पर अगर किसी भी स्टेट को सेंटर से बात करनी है, वो सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में बात करेगा। तुम्हारी अपनी जो मर्जी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी है, पर जब महाराष्ट्र को दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी है, तो वो अपनी सारे लेटर्स कम्युनिकेशन इंग्लिश या हिंदी में भेजेंगे, ठीक है। अगर हिंदी में है तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन साथ में होना चाहिए, अगर इंग्लिश है तो मतलब दोनों डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस तरीके से क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। सेकेंड करंट अफेयर है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को। तो हम इंडिया और इजराइल इस साल अपने रिलेशंस को 30 साल मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनका भी इस वीकेंड पेपर है उनके लिए ये चीज के इस साल इजराइल के आसपास जो यानी कि आपके वेस्ट एशिया का मैप है एटलस में, उसे अच्छे से पढ़ के जाना है। इजराइल के सारे आसपास के पड़ोसी देश, वहां पे कोई सी, ब्लैक सी, ये सारे कहाँ पड़ते हैं, मतलब उसे कहाँ टच करते हैं, ठीक है। ब्लैक सी, डेड सी, वो सारे के सारे पढ़ के जाओ उनके फैक्ट, क्योंकि ये एरिया अपने आप इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि राउंड फिगर में आपकी सेलिब्रेशन चल रही है इंडिया इजराइल रिलेशंस की। देखो, इंडिया इजराइल रिलेशंस तीनों फ्रंट पे हैं, इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। तो हमारे बहुत ही डीप रिश्ते हैं इजराइल के साथ। इजराइल हमारे साथ बहुत सारे मुश्किल हालातों में खड़ा रहा है, जैसे 1971 वॉर में इजराइल ने हमारा साथ दिया था जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया था, ठीक है। उसके बाद जब आपकी कारगिल हुई थी तब इजराइल ने हमें सपोर्ट की थी, सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड की थी कि कहाँ कहाँ बंकर्स हैं पहाड़ों के ऊपर बने हुए, क्योंकि उन्हें लोकेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
ये जो चीजें हैं, इसी पर इसकी शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा सा हिस्टोरिक कंटेक्स्ट बताता हूँ। देखो 17 सितंबर 1950 को, इससे पहले थोड़ा सा और इंडिपेंडेंस से पहले बता देता हूँ। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना आपकी सबसे पहले बात छिड़ी थी कि आपके एक जूस के लिए देश बनाया जाए इजराइल का, जो जूस के लिए एक अलग देश बनाया जाए, क्योंकि हिटलर ने जूस के साथ जो किया था, एक हॉलोकॉस्ट का पूरा चैप्टर रहा जिसके अंदर उसने लाखों जूस को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो जूस थे, वो जुडाइज्म में विश्वास करते थे, ठीक है, उनके धर्म उनके विश्वास के ऊपर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज में डिमांड जागने लगी कि जूस को अपना खुद का देश बना दिया जाए जहां पे वो सेफ रहेंगे, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हो चुका था कि जूस को बहुत बड़े स्केल पे मारा जा चुका हो। तो बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, ये सारी कंट्रीज फेवरेबल थी कि जूस को एक अलग देश बना दिया जाए, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे। और इन्होंने जो जगह पिक की वो थी वेस्ट एशिया में आपके, जहां पे पहले देश एग्जिस्ट करता था, पैलेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी, पर क्योंकि जूस एक इंपॉर्टेंट शहर को मानते थे, देखो एक शहर 3 रिलीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यरूशलेम का। यरूशलेम का जो शहर है वो आपके जूस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम्स तीनों के लिए एक होली सिटी है, ठीक है। तीनों के वहां पे रिलीजन के बहुत बड़े सिग्निफिकेंसेस हैं। तो इसीलिए जेरूसलम का ये जो एरिया और सब कुछ है, ये यहीं पे आपके इजराइल बनाने की बात हुई, जूस की कंट्री। अब जब ये स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशंस बन चुका था, वहां पे वोट डालनी थी, इंडिया ने अगेंस्ट वोट डाली थी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जूस को अलग देश बनाने की जरूरत नहीं, जूस जहां से आए हैं, जिस जिस देश को बिलोंग करते हैं, वहीं पे उन्हें सेटल डाउन करके वहीं पे उन्हें सेफ्टी देनी चाहिए, ना कि अलग देश बनाना चाहिए। तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट की फिलॉसफी थी और सब कुछ था, उसके चलते हुए इंडिया ने अगेंस्ट वोट डाली थी कि इजराइल नहीं बनना चाहिए, ये लैंड पैलेस्टाइन वालों का ही है, पैलेस्टाइन वालों पे रहना चाहिए। पर ज्यादातर कंट्रीज इजराइल के फेवर में रही, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ब्लॉक्स उसके साइड थे, तो उन्होंने बाकी कंट्रीज को भी कन्विंस कर लिया। तो इसके चलते हुए आपके इजराइल क्रिएट हो गया। पर ये जो लैंड था ना, इसे मतलब इस लैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आधा हिस्सा इजराइल का, आधा हिस्सा पैलेस्टाइन का। पर बाकी आसपास के अब जो मुस्लिम देश, ये सारा नेबरहुड मुस्लिम देशों का, उन सबको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हमारे यहाँ पे एक जू देश बनाया जा रहा है, मुस्लिम्स और जूस की भी आपस में नहीं बनती, ठीक है। तो इन्हें ना नाराज करने के लिए, देखो एक तो कि ये सारे जितने भी अरब देश हैं यहाँ पे, वो ना नाराज हो, क्योंकि इराक, ईरान, ये सारे ही जू इजराइल के खिलाफ थे। हमारे इनके साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, हम नहीं चाहते थे कि हम इजराइल के साथ रिश्ते बनाएं तो हमारे अरब देशों के साथ रिश्ते खराब हो जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे इराक, कुवैत, यहाँ सारी जगह पे काम करने गए हुए थे, जॉर्डन, ठीक है। तो अगर रिश्ते खराब होते वो सारे इंडियंस को वापस भेज देते। तो हमने क्या किया कि देखो, हमने ऑफिशियल रिकॉग्निशन तो दे दी, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया 1950 में, क्योंकि रियलिटी थी कि इजराइल एग्जिस्टेंस में आ गया। पर हमने, देखो एक होता है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जब बनते हैं ना, तुम एक दूसरे की कैपिटल के अंदर एम्बेसी ओपन करते हो और एम्बेसडर्स एक दूसरे के कंट्री में पोस्ट करते हो, और उससे पूरे फुल रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं। हमने 1950 में इसे रिकॉग्निशन तो दी इजराइल को, और 1953 में पर हमने इजराइल को परमिशन दी कि आप बॉम्बे के अंदर कॉन्सुलेट ओपन करो। देखो जो एम्बेसी होती है ना, वो हमेशा कैपिटल शहर में होती है। इंडिया की कैपिटल तो न्यू दिल्ली थी, हमने मुंबई के उन्हें अंदर बोला कि आप वहां पे एक कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट ना एम्बेसी से छोटा ऑफिस होता है, आप वो ओपन कर लो। अभी हम आपके साथ पूरे रिश्ते नहीं बना सकते, क्योंकि नेहरू गवर्नमेंट को बार बार ये था कि इजराइल को अगर सपोर्ट किया, एक तो पैलेस्तीनियन नाराज हो जाएंगे, तो उसके कारण अरब देश नाराज हो जाएंगे, दूसरा इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनका वोट बैंक भी चला जाएगा।
क्योंकि उन्हें लगेगा कि एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है और वो भी वोट नहीं डालेंगे। तो डेमोक्रेसी की ये चीजों को देखते हुए आपके इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिकॉग्निशन आती है जब सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है, हमें कुछ नए दोस्त चाहिए दुनिया में। तो 1992 में हमने तेल अवीव जो इजराइल का शहर है वहां पे अपनी एम्बेसी ओपन की और उन्हें भी परमिशन दी कि न्यू दिल्ली में अपनी एम्बेसी ओपन कर लो। और फिर 1992 से हमने पूरे अपने रिश्ते एस्टैब्लिश किए। तो अब 30 साल होने को आ गए इस चीज को, इस कारण इस चीज के सेलिब्रेशन चल रहे हैं। ठीक है, 2022 चल रहा है, 30 साल हो रहे हैं, इस कारण इसकी अब सेलिब्रेशन शुरू हुई। ठीक है, ये जो सारी की सारी चीज है, देखो तेल अवीव क्या है एक्चुअली। आपके इजराइल की कैपिटल तेल अवीव नहीं है, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम ही है। पर फिर मैंने अभी आपको बताया एम्बेसी तो कैपिटल शहर के अंदर खुलनी चाहिए, पर जेरूसलम शहर को लेकर ना भी डिस्प्यूट है कि जेरूसलम कैपिटल इजराइल की बनेगी या पैलेस्टाइन की बनेगी। ये डिस्प्यूट के चलते हुए ना किसी भी दुनिया पे, अमेरिका को अब रिसेंट हिस्ट्री में छोड़ के किसी भी और दुनिया के सारी कंट्रीज ने अपनी एम्बेसी ने जेरूसलम में नहीं खोली। ताकि देखो, अगर तुम इजराइल की एम्बेसी जेरूसलम में खोलते हो, तुम एक तरीके से कह रहे हो कि तुम रिकॉग्निशन देते हो कि जो जेरूसलम शहर है वो इजराइल को मिलना चाहिए। अगर पैलेस्टाइन की एम्बेसी जेरूसलम में खोल देते हो तो तुम कह रहे हो कि जेरूसलम पैलेस्टाइन को मिलना चाहिए। तो क्योंकि तुम इस कन्फ्लिक्ट के भागीदार नहीं बनना चाहते, इसलिए सारी दुनिया ने अपनी जो एम्बेसीज हैं वो तल अवीव में खोल के रखी है इजराइल के लिए। ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने अमेरिका की एम्बेसी जेरूसलम में शिफ्ट कर दी इजराइल की। ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, पर हमारी आज भी तेल अवीव में है, हमारे साथ और भी बाकी देशों की तेल अवीव में ही। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज। थर्ड करंट अफेयर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो बेसिकली आपके उडीपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आपके अडानी ग्रुप का पार्ट है, उनके ऊपर 52 करोड़ का फाइन लगा है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज की वायलेशन की है और आपके कर्नाटका के अंदर उनके ऊपर पोल्यूशन के बहुत सारे इल्जाम है। अब ये एनजीटी है क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या? देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल अपने आप में एक तरीके से ना स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं। ये होते कोर्ट ही हैं, पर देखो आम कोर्ट को एनवायरनमेंट की कितनी नॉलेज होगी? पहली बात तो ये, एक जज को एनवायरनमेंट की डीप नॉलेज तो नहीं हो सकती, एक आम इंसान जितनी नॉलेज होगी। दूसरी चीज, कोर्ट के अंदर कोई केस जाता है, टाइम बहुत लंबा कंज्यूम हो सकता है। और इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट पोल्यूशन के मामले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हम लटका के नहीं रख सकते, उन्हें जल्द सॉल्व करना जरूरी है। इस कारण आपके एनजीटी जैसी बॉडीज और भी ट्रिब्यूनल इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कंपनीज ट्रिब्यूनल, ये सब कुछ। ट्रिब्यूनल्स का काम होता है कि एक तो जल्दी फास्ट ट्रैक करके केस को सुना जाए और जल्दी फैसला लिया जाए, और एज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी इसके अंदर इसी कारण आपके जज भी होते हैं प्लस आपके एक्सपर्ट्स भी होते हैं, जो जैसे इन्वायरमेंट के अंदर जो लोग काम करते रहे हैं, जो इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, वो एनजीटी के पार्ट उन्हें बनाया जाता है ताकि वो अपनी स्पेशलाइजेशन से एडवाइस दे सकें और उसके मुताबिक एक्चुअली फैसले लिए जा सके। ठीक है, तो एक जजमेंट और एक्सपर्ट्स दोनों का मिक्सचर आया था, जजेस और उसका। ठीक है, तो ये एक इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस मेथड से डिस्पोज ऑफ एनवायरमेंटल केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बॉडी बनाई गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू। ठीक है, ये इंडिया को दुनिया की थर्ड कंट्री बनाता है जिसने एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट के लिए बॉडी बनाई, एनवायरमेंट के केस सुनने के लिए। हमसे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ऐसी एक बॉडी बनाई थी। ठीक है, इसी कारण इंडिया फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री भी बना जिसने ऐसी कोई एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई है जो एनवायरमेंट के केस सुन सके। ठीक है, इसका मेन बेंच न्यू दिल्ली में है, पर इसके अलावा ये 5 जगहों पे और प्रेजेंट है, आपके भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई। ठीक है, मतलब टोटल 5 जगहों पे प्रेजेंट है, न्यू दिल्ली को मिला के 4 जगहों पे और प्रेजेंट है, ये कहना था, सॉरी।
अब इसके अंदर कम से कम 10 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं। ये जो 10 to 20 मेंबर्स हैं, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं। जुडिशियल मेंबर जितने, वही जजेस, और जो एक्सपर्ट हो गए ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, फुल टाइम, दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। ये सारे के सारे 5 साल के लिए टर्म होल्ड करते हैं, ठीक है, जजेस और एक्सपर्ट्स 5 साल के लिए टर्म होल्ड करते हैं, और ये दोबारा से अपॉइंट नहीं किए जा सकते, बस एक बार के लिए 5 साल के लिए आते हैं, फिर जिस कोर्ट को बिलोंग करते हैं वहां वापस चले जाते हैं, और एक्सपर्ट्स जिस फील्ड से आए होते हैं, कोई एनजीओ से आया होता है, वो वापस जाके अपना वो काम परस्यू कर सकते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर पावर है सारी सिविल केसेस को सुनने की। तो एनजीटी बेसिकली क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाता, एनजीटी आपके सिविल फाइन्स लगाता है। तो किसी के ऊपर कोई भी अमाउंट का फाइन लगा सकता है, जैसे अभी 52 करोड़ का हमने पढ़ा, ऐसे फाइन लगाता है और वो पे करना पड़ता है, ठीक है। एनजीटी सारे के सारे जितने भी इन्वायरमेंट के लॉज हैं सबके अंडर आपके केसेस सुनता है, वाटर के हो, फॉरेस्ट के हो, एयर के हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, पब्लिक लाइबिलिटी, पब्लिक एरिया में अगर तुम पोल्यूशन कर देते हो तो उसकी लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही बनती होती है, तो उस एक्ट के अंडर लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, अगर तुमने किसी का कोई, लेट्स सपोज किसी ने कोई बीज बनाए थे, तुमने वो चोरी किए, वो केस भी यहाँ पे तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम कोई बाहर से इन्वेजिव स्पीशीज लेके आए हो जो तुमने नहीं डिक्लेयर की थी, और वो आसपास के सारे जंगल में फैल गई है, तो गलती तो तुम्हारी है ना, वो सारे केस यहाँ पे डिक्लेयर हो सकते हैं। फोर्थ करंट अफेयर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। देखो, इंडिया दुनिया की सबसे पहली कंट्री बन गई है जहां पे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आपके एस्ट्रोनॉमी के लिए बनाया गया। ये टेलीस्कोप आपके उत्तराखंड में एग्जिस्ट कर रहा है, 2450 मीटर्स हाइट पे हिमालय में बनाया जाएगा। ये आपके एस्ट्रॉइड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस, हर चीज को देखने में हेल्प करेगा। ये काम कैसे करेगा, देखो, ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, पानी नहीं होता इसके ऊपर, इसके अंदर यूज की जाती है मरकुरी। मरकुरी को बहुत तेज स्पीड पे घुमाया जाएगा। मरकुरी बहुत ही डेंस लिक्विड है, ठीक है, तो ये घूमना तो शुरू होता है काफी तेज रोटेशन पे, जब आप इसे घुमाओगे घूमना शुरू करेगा, पर ये और मरकुरी को अगर आपने कभी देखा हो, वो ना रिफ्लेक्शन देती है वापस, जो चीज उसके ऊपर पड़ रही होती है उसकी रिफ्लेक्शन आती है। तो यहाँ पे ये घूम के ना पैराबोलिक मिरर बन जाएगा। तो पैराबोलिक मिरर बन गया तो हर साइड से लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसके थ्रू हम जितनी भी चीजें अर्थ के ऊपर होंगी ना, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर पाए, तो ये दूर दूर तक देखने में हेल्प करेगा। ये दुनिया का सबसे पहला नैनीताल में बना है, तो ये इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप, ये ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वर्किंग जो पूरी दुनिया में है, ठीक है। तो इसे याद रखना किस हाइट पे कैसे काम करता है। इसे बनाने के लिए कनाडा, बेल्जियम और इंडिया तीनों के साइंटिस्ट ने मिलके ये बनाया है। इसे प्रॉपरली डिजाइन बेल्जियम में किया गया था, ठीक है। इसकी फंडिंग कनाडा से आई है और इसे ऑपरेशन में और सारी चीजें चलाने का इंडिया। तो ये तीनों देशों का एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है, कनाडा, बेल्जियम और इंडिया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक पूल ऑफ मरकरी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, पैराबोलिक शेप ले लेगा जब उसे आप रोटेट करवाओगे बहुत तेज स्पीड पे, और क्योंकि मरकरी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वापस शाइन मारता होता है, तो एक मिरर की तरह मरकरी काम करने लगेगा और सारी ऑब्जर्वेशन, तो आप इसके अंदर देख के सारी की सारी चीजें, मतलब लाइट ऊपर से आएगी, इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, ये इसके बाद हम यहाँ से इन्हें स्क्रीन के ऊपर टेलीकास्ट कर लेंगे, तो हम ये सारी चीजें देख पाएंगे। क्योंकि ये लिक्विड है तो इस टेलीस्कोप को तुम मोड़ नहीं सकते, नहीं तो नॉर्मल आपके स्पेस टेलीस्कोप जहां मर्जी टर्न कर लो, ये वही देखेगा जो इसके एग्जैक्टली ऊपर आएगा, ठीक है। तो एक फिक्स है, अर्थ रोटेट करती जा रही है, अर्थ रोटेट करेगी तो जहां पे जो भी उस साइड पे गैलेक्सी, स्टार्स, किसी भी चीज का प्रीव्यू होगा, वो सारी की सारी चीजें इसके थ्रू दिखेंगी। काफी इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप, याद रखना है।